मोदी सर ने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब राहुल गांधी लोकसभा के स्पीकर के सामने अपनी सदस्यता बहाली की मांग कर सकते हैं। राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एक चुनावी कैंपेन के दौरान राहुल ने नीरव और ललित मोदी के नाम का हवाला देते हुए रैली में पूछा था कि आखिर सभी चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। इसके बाद ही उनके खिलाफ सूरत के कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया, जहां उन्हें दोषी बताया गया और फिर हाई कोर्ट ने भी उन्हें दोषी ही माना। मनोज मोदी ने जो मैटर डाला है वो खुद मोदी नहीं है, बल्कि एक गुटका परिवार से आते हैं, जो कि ट्रायल कोर्ट में ये बात उन्होंने एडमिट करी है। उन्होंने सारा पढ़ के सुनाया कि पैरा नंबर ये वॉल्यूम इस पे यहाँ पर इन्होंने अपने आप को ये एडमिट किया है। एक तो ये मोदी परिवार से नहीं आते, ये बनता नहीं है केस। सेकंड, ये मैक्सिमम में सेंटेंस हुआ है ट्रायल कोर्ट से, हाई कोर्ट से। यहाँ पर स्टे हो गया है, अपील में दोबारा से जो आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही कांग्रेस में जोश भर गया। कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बन गया। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। तो प्रियंका गांधी ने सत्यमेव जयते करते हुए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बुद्ध ने कहा है कि 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता है, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। वहीं लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल की सदस्यता की फौरन बहाली की मांग रखी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आंधी बनकर आ रहे हैं और मोदी सरकार जाने वाली है। आज राहुल गांधी जी की ये राहत साबित कर दे रहे हैं, ये प्रतीत हो रहे हैं कि आज सत्य की जय दोबारा हुआ है। राहुल गांधी जी ये सत्य का प्रतीक है। राहुल गांधी जी की ये जीत सत्य की जीत है और ये राहुल गांधी जी अगले तारीख ये साजिश के खिलाफ और ये सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंधी बनकर उतरेंगे और हिंदुस्तान में एक नया दिशा दिखाते हुए ये सरकार को सत्ता से हटाने की हर संभव पहल शुरू किए जाएंगे। राहुल गांधी जी आ रहे हैं। मोदी जी, आपको सावधानी बरतना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी। और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। और अब बात करते हैं अपनी सहयोगी पल्लवी घोष से। पल्लवी, फौरी तौर पर राहत मिल गए है राहुल गांधी को, लेकिन देश की राजनीति के लिए और खासकर कांग्रेस के लिए क्या मायने होंगे इसके? लेकिन जिस बात की उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, वो बात पूरी हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो सेंटेंसिंग दिया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब आगे क्या होगा? सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए अपील करेगी कि उनकी सदस्यता जो रद्द कर दी गई थी, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उसको वापस ला दिया जाए, यानी उनको बहाल कर दिया जाए। इसके लिए प्रोसीजर बहुत सीधा साधा है। एक बार आपका कन्विक्शन या सजा हटा दी जाती है या स्टे लग जाता है, तो उसके बाद आप वापस जा सकते हो स्पीकर के ऑफिस, और स्पीकर के ऑफिस में जाके आप ये दरख्वास्त कर सकते हो कि अब मैं सांसद बन सकता हूं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक जीत की स्थिति बनी हुई है। अब 8 से लेकर 10 तारीख तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी। 10 तारीख को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। और आपको याद होगा, पिछले बार जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हुई थी, उस समय राहुल गांधी खुद गए थे प्रधानमंत्री के पास और उनसे गले मिले थे, ये कहते हुए कि कांग्रेस आपसे कभी भी नाराज नहीं है, हम नफरत में नहीं विश्वास रखते
जाते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री को आजकल नाराजगी कम करनी चाहिए। ऐसा ही कुछ शायद स्ट्रैटेजी होगा कांग्रेस पार्टी का। अगर उनकी सदस्यता बहाल की जाती है तो जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा शुरू होगी तब राहुल गांधी शायद एक बार फिर से बोलेंगे, क्योंकि 8 से लेकर 10 तारीख तक है। लेकिन इसके अलावा क्या है राजनीतिक पैतरा कांग्रेस पार्टी का, आपने तो देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर जो बयान भी आ रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, उसमें बार बार वो लोग यही बात कर रहे हैं कि सत्यमेव जयते, यानी कि सच्चाई की जीत हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी केसेस हुए हैं वो बिल्कुल ही गलत केस है, और क्योंकि सच्चाई उनके साथ है, ऐसे में राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या वो अमेठी से लड़ेंगे, क्योंकि ये सत्यमेव जयते का नारा वो बिल्कुल उठाना चाहेंगे और इसी से स्मृति ईरानी के खिलाफ लड़ना चाहेंगे। राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस पार्टी में हलचल तो मच गई है, और इसके अलावा जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, सबने राहुल गांधी को बधाई दी। शुक्रिया पल्लवी। और बढ़ते हैं आगे। ज्ञान वापी में सर्वे शुरू हो गया है और ज्ञान वापी में सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी मिल गई है। इससे पहले कल हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया था। इसके बाद सर्वे का काम शुरू हुआ। ज्ञान वापी परिसर में सुबह 8 बजे से एएसआई सर्वे हो रहा है। करीब 4 घंटे बाद नमाज के कारण सर्वे को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन 3 बजे फिर से शुरू किया गया। परिसर को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सभी जगह कैमरे लगाए गए हैं। ज्ञान वापी की पश्चिम दीवार पर बारीक स्कैनिंग की जा रही है। वहीं एएसआई के साथ हिंदू पक्ष अंदर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं हुआ। इसके अलावा जुमा की नमाज को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में हाई अलर्ट है। एविडेंस में देखा जाएगा और यही सारी बातें हमने कोर्ट में रखी। तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सर्वे पे कोई रोक नहीं है। सर्वे जैसे उन्होंने सीलबंद लिफाफे में बोला था, नहीं, वो पक्ष ने कहा कि हमें इसको सीलबंद में रखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी और उसके बाद वो रिपोर्ट सब्जेक्ट टू फर्दर स्क्रूटनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन है, सारी चीजें हो सकती है। कोर्ट शुरू से ये कह रहा था कि सर्वे में कोई हर्जा नहीं है और सर्वे किया जा सकता है। देखिए, मैं भी तो फाइनल हियरिंग में तय होगा, अदालत तय करेगी कि जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब ये सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो ये फाइनल या कंक्लूसिव नहीं है। अंजुमन इंतजामिया या जिसके खिलाफ वो रिपोर्ट आएगी उसको ये चांस मिलेगा कि वो एक्सपर्ट्स को क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, अपने ऑब्जेक्शंस दे सकता है, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगी, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो सर्वे का रास्ता साफ हो चुका। हालांकि ये सर्वे अपने आप में अंतिम नहीं होगा। बढ़ते आगे। संसद के दोनों सदनों में आज भी मणिपुर और दिल्ली संशोधन विधेयक पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए नारे लगाए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया, जो लोकसभा से पास भी हो गया। आज आईएम अमेंडमेंट बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। इधर राज्यसभा में मणिपुर पर नियम 267 के तहत चर्चा के लिए आरजेडी के मनोज झा और आप के राघव चड्ढा ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया। वहीं राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस यानी सरकारी पक्ष से पीयूष गोयल ने नियम 178 के तहत राजस्थान में महिलाओं पर पड़ते अत्याचार के मामलों पर चर्चा की मांग रख दी। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस मांग के समर्थन में नारेबाजी भी की। 176 पे राजस्थान के विषय में बहुत गंभीर वहाँ पे परिस्थितियां है, उसका भी हम चाहते हैं। आपने मणिपुर का एक्सेप्ट किया, 176 मणिपुर का लिस्ट भी किया था। हम चाहते हैं आप जल्द से जल्द राजस्थान के ऊपर भी बिजनेस लाए। आज ही चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। राजस्थान की समस्या बहुत गंभीर है। और अब बात करते हैं बाजार की। 3 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में बाउंस बैक दिखा। बाजार अच्छे ग्लोबल संकेतों के कारण बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 481 अंक चढ़कर 65,721 पर बंद हुआ। निफ्टी 135 अंक चढ़कर 19,517 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी आईटी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में रही। वहीं पीएससी, रियल्टी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। और एबेकस एसेट मैनेजर के फाउंडर सुनील सिंघानिया भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर काफी बुलिश हैं।
उनका कहना है कि बाजार में किसी भी तरह का कोई बबल इस वक्त नहीं है। वो किस सेगमेंट में बुलिश हैं, किन सेक्टर्स में से बचने की सलाह दे रहे हैं, आइए सुनते हैं उनसे बातचीत की कुछ बड़ी बातें। इंडिया को देखो तो आई थिंक इंडिया में ग्रोथ का कोई कंसर्न नहीं है। तो मैं हरदम ये कहता हूँ कि 2022 में जब ये पूरी दुनिया रिसेशन की बात कर रही थी, इंडिया में हमारा डिस्कशन होता था कि 6% ग्रोथ होने वाली है कि 7% ग्रोथ होने वाली है, और आप जान सकते हैं कि कौन सा डिस्कशन बेहतर होगा। एंड वी एंडेड अप ग्रोइंग एट 7%। अभी नेक्स्ट 2-3-4 साल में भी हमारी ग्रोथ 6-7% से नीचे दिख नहीं रही है। आई थिंक इस समय सब अच्छा है। वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं हैं। वी आर 18.5-19 टाइम्स FY25, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बबल कोई जोन में। बिल्कुल। तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड बट नॉट एग्जॉर्बिटेंटली ओवर वैल्यूड। और यहाँ से भी अगर आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा बोलते हैं ना मॉडरेट या सेटिस्फैक्ट्री टाइप का है 12-15% का, तो आपको मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। तो एक तो है ना थोड़ा सा एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहूँगा लोगों को कि बहुत मोमेंटम है बाजार में, और थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग में क्या होता है ना, फिर आप वैल्यूएशंस को भूल जाते हैं और आप जस्ट बिकॉज कोई एक थीम चल रही है, डिफेंस चल रही तो सब डिफेंस के शेयर चल गए, रेलवे चल रही तो सब रेलवे के शेयर चल गए, EMS चल रहा है तो सब EMS के शेयर चल गए, उसमें गलत टाइम पे हम गलत स्टॉक में घुस जाते हैं। तो थोड़ा एक केयरफुल रहिए। हमारा ये व्यू रहता है वी हैव टू बी राइटली इन्वेस्टेड देन फुल्ली इन्वेस्टेड। तो अगर हमें कोई स्टॉक मिलता है तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर हम बाजार की परवाह नहीं करते हैं। बट जहाँ तक मीडियम और लॉन्गर टर्म थीम का है, आई थिंक जो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है या एक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक उसमें हमें थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा एक डिमांड ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स दिख रही है। तो आई थिंक देयर वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। और बाजार में फिर से बाहर लौट आई है। बाजार में क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति और कहां है शॉपिंग के ऑप्शन, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। SBI ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। आंकड़े देखकर कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस तिमाही में ताबड़तोड़ कमाई की है। पहली तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट 178% बढ़कर 16,884 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में बैंक को 6,068 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं SBO का ग्रॉस NPA 2.78% से घटकर 2.76% हो गया है। प्रोविजनिंग 3,316 करोड़ से घटकर 2,501 करोड़ पर आ गई है। और सहारा में फंसा पैसा वापस मिलने का सालों पुराना इंतजार खत्म हो गया है। सहारा ग्रुप के अकाउंट होल्डर्स का फंसा हुआ पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 112 लोगों के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। सहारा इंडिया की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 10 करोड़ निवेशकों के पैसे फंसे हुए हैं। इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीते 18 जुलाई को सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इस दौरान शाह ने कहा था कि अब तक 18 लाख लोगों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। हरियाणा के नूंह में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पैदा हुआ तनाव अभी बरकरार है। इस बीच नूंह के SP वरुण सिंगला का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह भिवानी के SP नरेंद्र बिरजनिया को तैनात किया गया है। नूंह में कर्फ्यू के बीच सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई है। दूसरी तरफ नूंह से लगे इलाकों में अभी छिटपुट हिंसा की खबरें आ रही हैं। कल रात पटौदी में एक मैकेनिक की दुकान के सामने खड़ी 3 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी गई। वहीं पानीपत में एक चिकन की दुकान पर हमला किया गया और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए गुरुग्राम में जुमे की नमाज को आज कैंसिल कर दिया गया। गुरुग्राम में तनाव वाले इलाकों में पुलिस अब भी तैनात है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है।
हरियाणा सरकार के मुताबिक हिंसा में अब तक 6 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने 176 लोगों को गिरफ्तार किया है, 90 को हिरासत में लिया है, 93 FIR दर्ज की गई हैं। और मेवात नूह में हुए दंगों की शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर भी एक्शन लिया है। आज तवाड़ू इलाके में प्रशासन ने सैकड़ों अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया। पुलिस के मुताबिक यहां बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे थे। दंगों में इन लोगों को भी शामिल पाया गया है और उनके कई लोगों पर FIR भी दर्ज की गई है। आजकल अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसी हालत इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली AED मशीन संजीवनी में का काम कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर सरकारी इमारत, मॉल, शिक्षण संस्थान में AED मशीन लगाने का अभियान शुरू करने जा रही है। ये देश में अपने तरह का पहला प्रयोग माना जा रहा है। अचानक दिल का दौरा पड़ने के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टरों से लेकर वैज्ञानिकों तक के पास इसका सटीक जवाब नहीं है, लेकिन ऐसे दौरे पड़ने की हालत में ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिक डिफाइब्रिलेटर यानी AED मशीन जान बचा सकती है। इसी मकसद से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी इमारतों, स्कूलों और मॉल्स जैसे पब्लिक प्लेसेस में AED मशीन लगाने का अभियान शुरू किया है। जो दिल की बीमारियाँ होती हैं, कभी कभी अचानक आदमी आराम से चल फिर रहा हो और एकदम से अचानक दिल का दौरा पड़ गया, तो उसके लिए ये मशीन है कि इस मशीन के सपोर्ट से आपको तुरंत एक प्रारंभिक लाभ मिल जाएगा सरकारी आवासों में। उसके बाद फिर धीमे धीमे इसका विस्तार भी करने की योजना है और निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छा कदम है। डॉक्टरों की माने तो इस तरह का प्रयोग रामबाण साबित हो सकता है। समय रहते ये ट्रीटमेंट मिलने से मरीज के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमारे देश में अगर हम देखें तो करीब 7 से, जो लास्ट हमारे पास डेटा था, 7 से 8 लाख व्यक्ति सडन कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो जाती है एवरी ईयर। तो हमें लगता है कि अगर अच्छा CPR और AED हो सकता है 100 में से 2 या 3 या 4, 5 जान तक बचा सकते हैं। इतना भी कर पाए वो बहुत है। पहले चरण में लखनऊ के लोक भवन, इंदिरा भवन, शक्ति भवन और NXC इमारत में AED मशीनें लगाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही इसे अधिकांश पब्लिक प्लेसेस में पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके बाद राज्य के दूसरे शहरों में भी इस अभियान का विस्तार किया जाएगा। कमलेश श्रीवास्तव, लखनऊ। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।